दोपहर के लगभग 2:30 बज रहे थे। एक व्यक्ति पेंसिल्वेनिया के एक बैंक पीएनसी में घुसता है। इस व्यक्ति के गले में हथकड़ी जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। वहीं इसने एक ढीली ढाली सी टी शर्ट पहनी हुई थी और इस व्यक्ति के हाथ में एक स्टिक जैसी कोई चीज भी थी। ये व्यक्ति बैंक में घुसते ही सबसे पहले कैशियर के पास जाता है और कैशियर को एक पर्चा देता है। उस पर्चे में लिखा हुआ था कि मेरे पास बॉम्ब है जो मेरे गले में बंधा हुआ है। ये व्यक्ति कैशियर से कहता है कि तुम्हारे पास मात्र 15 मिनट हैं और इस 15 मिनट में तुम्हें मुझे $2.5 लाख देने हैं, वरना ये बम फट जाएगा और यहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। चलिए इस कहानी को स्टार्टिंग से समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के पेंसिल्वेनिया की एक पिज्जा शॉप से। इस शॉप का नाम था मामा मियाज। इस शॉप में 10 साल से एक व्यक्ति काम करा करता था जो पिज्जा डिलीवरी का काम करता था और उस व्यक्ति का नाम था ब्रायन विल्स। ब्रायन विल्स एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। इसकी रेपुटेशन भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। इन 10 सालों में ब्रायन विल्स ने ना तो कभी छुट्टी ली थी और ना ही ये कभी काम पे लेट हुआ था। 28 अगस्त 2003 को दोपहर करीब 1:30 बजे इस मामा मियाज में 2 पिज्जा का ऑर्डर आता है। उस समय ब्रायन विल्स दुकान में मौजूद होता है तो शॉप का जो मालिक होता है वो ब्रायन से कहता है कि इस पिज्जा को तुम डिलीवर कर दो। ब्रायन उस पिज्जा को लेता है और डिलीवर करने के लिए चला जाता है। इसी बीच 2:28 में पेंसिल्वेनिया का एक बैंक पीएनसी में एक व्यक्ति एंटर करता है। इस व्यक्ति ने ढीली ढाली टाइप की एक टी शर्ट पहनी हुई थी और वो जो टी शर्ट थी वो नेक तक थी और नेक में कुछ उभरा हुआ सा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी गर्दन में कुछ है। उसके हाथ में एक लंबी सी छड़ी टाइप की भी कोई चीज थी। बैंक में एंटर करते ही वो सबसे पहले कैशियर के पास जाता है और अपनी जेब से एक नोट निकालता है और वो कैशियर को दे देता है। उस नोट में लिखा होता है कि मेरे पास एक बॉम्ब है जो मेरे गले में बंधा हुआ है। इसके बाद ये कहता है कि तुम्हारे पास मात्र 15 मिनट हैं और मुझे $2.5 लाख चाहिए। और इसके हाथ में जो वो स्टिक थी वो स्टिक ना होकर एक लंबी सी बंदूक थी। और जो व्यक्ति बैंक में रॉबरी करने के लिए गया था वो कोई और नहीं, मामा मियाज में काम करने वाला ब्रायन विल्स था। वो शॉप से तो निकला था 2 पिज्जा की डिलीवरी करने के लिए, लेकिन अब वो डायरेक्ट एक बैंक में आ गया है रॉबरी करने के लिए। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। अब ये फिर से कैशियर से कहता है कि मेरे हाथ में एक बंदूक है, गले में बॉम्ब बंधा हुआ है और तुम्हारे पास समय बहुत ही कम है, मुझे $2.5 लाख दे दो। अब कैशियर जब उसकी बातें सुनता है तो उससे कहता है कि सारा का सारा पैसा अंदर लॉकर में है और लॉकर की चाबी एक सीनियर ऑफिसर के पास है जो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, वो किसी दूसरे बैंक में मौजूद है और 15 मिनट में ऐसा करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। उसके लिए आपको कम से कम 1 घंटा लगेगा। ब्रायन विल्स कहता है कि मेरे पास ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे पास जितना भी कैश है वो सब इस बैग में डाल दो। उस समय कैशियर के पास मात्र $8,700 होते हैं। ब्रायन विल्स उस कैश को लेता है और सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर मैकडॉनल्ड के लिए चला जाता है और मैकडॉनल्ड में जाते ही वहां पर एक पर्टिकुलर जगह होती है, उस जगह से एक नोट को उठाता है और ये नोट एक पत्थर के नीचे दबा हुआ था। ब्रायन विल्स उस नोट को पढ़ता है। इसी बीच बैंक वाले पुलिस को कॉल कर देते हैं और पुलिस को बताते हैं कि अभी यहाँ पर एक व्यक्ति आया था जो कह रहा था कि मेरे पास बॉम्ब है और वो यहाँ से $8,700 लूट के ले गया है। तुरंत ही पुलिस एक्शन लेती है और ब्रायन विल्स का पीछा करते हुए मैकडॉनल्ड पहुंच जाती है। ब्रायन विल्स उस नोट को पढ़ता है और पढ़ते हुए उसको वापस जा रहा होता है। उसी बीच वहां पुलिस पहुंच जाती है और उसे चारों तरफ से घेर लेती है। पुलिस उसे गाड़ी से उतरने के लिए कहती है। ब्रायन गाड़ी से उतरता है और गन पॉइंट पे पुलिस वाले उसे एक पार्किंग लॉट में ले जाते हैं। अब वो पार्किंग में है और पुलिस उसे चारों तरफ से घेरे हुए है। अब वहां पर ब्रायन विल्स अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके दोनों हाथ उसके सर के पीछे होते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो वरना हम तुम्हें मार देंगे। ऐसा पुलिस कहती है, ब्रायन बिल्कुल सेम वैसा ही करता है। तभी एक पुलिस वाला आगे बढ़ता है और ब्रायन विल्स के हाथ पकड़कर उसमें हथकड़ी बांध देता है। अब पुलिस उसे चारों तरफ से घेरी हुई है। ब्रायन पुलिस से कह रहा है कि मेरे पास बॉम्ब है और ये कभी भी फट सकता है। इतना सुनते ही पुलिस वाले बॉम्ब स्क्वाड को कॉल कर देते हैं। विल्स लगातार पुलिस वालों से कह रहा था कि आप अपने सीनियर से बात करो क्योंकि मेरे गले में जो बॉम्ब है वो ऐसे नहीं खुल सकता है। जिन लोगों ने मेरे गले में ये बॉम्ब बांधा है उन्होंने मेरे को 4 अलग अलग लोकेशंस पे जाने के लिए कहा था, जिसमें से पहली लोकेशन ये मैकडॉनल्ड थी और इस जगह से भी मेरे को नोट मिला। अब इस नोट में एक अलग लोकेशन है। इस तरह से मैं 4 अलग अलग लोकेशन पे जाऊंगा जिससे मुझे पता चलेगा कि ये बॉम्ब का जो लॉक है वो कैसे ओपन होगा।
पेंसिल्वेनिया की पुलिस विल्स की सारी बातें तो सुन रही है, लेकिन उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही है। उनको उसकी इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस तरह का कोई बॉम्ब भी होता है। अब विल्स जितनी भी ये सारी बातें बता रहा है, उस बीच मीडिया भी ये सारी बातें रिकॉर्ड कर रही है। विल्स लगातार पुलिस को बताया जा रहा है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो पिज्जा डिलीवरी का काम करता हूँ। मैं पिज्जा की डिलीवरी के लिए एक जगह पर गया था जहां पर 3 लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे गले में ये बॉम्ब बांध दिया और मुझे इस बैंक में रॉबरी करने के लिए कहा। उन लोगों ने जब ये बॉम्ब बांधा तो मुझे इंस्ट्रक्शन भी दिया कि मुझे क्या क्या करना है। उन्होंने एक नोट भी दिया कि ये नोट जाके तुम्हें वहां कैशियर को देना है। उन्होंने उसके आगे बताया कि जब तुम लूट का पैसा लेकर आओगे तब हम तुम्हें 4 अलग अलग लोकेशंस देंगे, जहां पर जब तुम जाओगे तो इस लॉक को खोल पाओगे और बॉम्ब से मुक्ति पा पाओगे। और उस नोट में यह भी लिखा हुआ था कि जैसा हम कह रहे हैं अगर तुम वैसा वैसा करते चले गए तो तुम्हारी जान बच जाएगी, और अगर तुमने जरा सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश करी तो तुम मारे जाओगे। पुलिस उसकी सारी बातें सुनती है, लेकिन उसकी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है। ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से बॉम्ब स्क्वाड को रास्ता नहीं मिल रहा था और वो समय पर नहीं पहुंच पाई। इसी बीच 3:18 का समय हो गया। अब पुलिस ब्रायन से लगातार बातें कर रही है। इसी बीच बॉम्ब से एक बीप बीप की आवाज आने लगती है। इस बीच ब्रायन बहुत ज्यादा डर जाता है और पुलिस से लगातार कहता है कि आप अपने ऑफिसर से बात करो, वरना ये बॉम्ब कभी भी फट सकता है। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात पे यकीन ही नहीं कर रहे होते हैं। इसी बीच अचानक से बॉम्ब फट जाता है, क्योंकि जो बॉम्ब में जो बारूद था वो आगे की तरफ था, तो ब्रायन पीछे की तरफ झटकता है और पीछे गिर जाता है। और ये जो बम फटता है, इसके बम के फटने से ब्रायन के सीने में जो ये हिस्सा है ये फट जाता है, इसमें एक गड्ढा सा बन जाता है। पुलिस वाले भी इस धमाके से एकदम से डर जाते हैं और पीछे की तरफ भागते हैं। और ये सब कुछ लाइव रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग न्यूज रिपोर्टर वाले कर रहे थे। अब थोड़ी देर के बाद वहां पर फॉरेंसिक वाले भी आ जाते हैं और सभी लोग उस बॉम्ब को, यानी जो हथकड़ी जैसा बॉम्ब था, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो बॉम्ब था, ये जो हथकड़ी थी, ये उसके गले से निकल ही नहीं रही थी। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी जब ये हथकड़ी उसके गले से नहीं निकाल पाते हैं, तब ये एक फैसला लेते हैं ब्रायन की गर्दन काटने का। तब ये ब्रायन की गर्दन काटते हैं और उस हथकड़ी को निकालते हैं। ये दुनिया का पहला ऐसा केस था कि एक व्यक्ति खुद बॉम्ब लेके बैंक में डकैती करने के लिए जाता है। फाइनली जब ये बॉम्ब को निकाल लिया जाता है, तो जब फॉरेंसिक वाले और बॉम्ब स्क्वाड वाले इस बॉम्ब को देखते हैं, इस बॉम्ब में 4 की होल्स थे, लेकिन इसमें केवल 2 में चाबी लगनी थी और उसके बाद कुछ डिजिट थे, यानी कि उनको कुछ नंबर डालने थे जिस नंबर से ये बॉम्ब को खोलना था। अब पुलिस वालों को समझ में आता है कि जो ब्रायन विल्स कह रहा था वो बिल्कुल सच कह रहा था, कि ब्रायन को बैंक से निकलने के तुरंत बाद मैकडॉनल्ड में जाना है, जहां पर उसे एक नोट मिलेगा और उस नोट के बाद उसे अलग अलग 3 और जगहों पर जाना होगा, जहां पर उसको 3 और नोट्स मिलेंगे जिसमें यह लिखा होगा कि इस बॉम्ब को कैसे खोला जा सकता है। ब्रायन को जो मैकडॉनल्ड के पास नोट मिलता है, उस नोट में लिखा होता है कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर तुम्हें एक ट्रैफिक का साइन बोर्ड मिलेगा, उसके पास ही एक पत्थर के नीचे तुम्हें एक नोट्स और मिलेगा। उस नोट्स को तुम्हें पढ़ना है और वो नोट्स बताएगा कि आगे का रास्ता क्या होगा। अब ब्रायन विल्स पहली जगह तो पहुंच गया था, यानी मैकडॉनल्ड। अब उसे दूसरी जगह पे जाना था उस नोट्स के कहे अनुसार, लेकिन पुलिस ने उसको उसी बीच पकड़ लिया था। पुलिस गाड़ी में रखे उस नोट्स को देखती है, उस नोट्स को पढ़ती है और उसको एक दूसरी लोकेशन का पता चलता है। अब जैसे ही पुलिस उस दूसरी लोकेशन पे जाती है, यानी ट्रैफिक का जो सिग्नल था उसके पीछे एक पत्थर था, उस पत्थर के पीछे उसे एक दूसरा नोट मिलता है। उस नोट में उसको फिर से एक लोकेशन मिलती है। अब जब पुलिस उस तीसरी लोकेशन पे जाती है तो वहां उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब पुलिस ने इस बात का अंदाजा लगाया, जो भी ये इंस्ट्रक्शन ब्रायन को दे रहा था उसको तब तक ये बात पता चल गई थी कि ब्रायन पकड़ा गया है और उसने वहां पर कोई नोट्स ही नहीं रखा। अब पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए डायरेक्ट मामा मियाज में जाती है और उसके ऑनर से बात करती है। एक और पिज्जा डिलीवरी पर्सन था, उससे भी बात करती है। पुलिस जब यहाँ पर दूसरे पिज्जा डिलीवरी वाले से बात कर रही थी तो वो थोड़ा सा घबराता है, लेकिन वो फिर भी सारी बातें बताता है ब्रायन के बारे में कि ब्रायन एकदम सही व्यक्ति था, 10 साल से यहाँ काम कर रहा था एंड और भी काफी चीजें उसके बारे में वो बताता है। अब पुलिस उस पिज्जा डिलीवरी पर्सन से कहती है कि तुम मंडे को अपना स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन में आओ। जिस पिज्जा डिलीवरी पर्सन को पुलिस स्टेटमेंट देने के लिए मंडे को बुलाती है, संडे को उसकी भी अचानक लाश मिलती है और उसका जब पोस्टमार्टम होता है तो उसमें पता चलता है कि ड्रग्स की ओवरडोज ली गई है, जिस वजह से इसकी मौत हुई है। ये सब चीजें देखने के बाद पुलिस को कुछ ना कुछ समझ में आता है कि इस सारी चीजों में कोई ना कोई बड़ी साजिश है। इस बीच पुलिस अपनी सारी कोशिशें जारी रखती है, वो कोशिश करती रहती है, लेकिन अभी तक उसको कोई क्लू नहीं मिलता। एक ही पिज्जा शॉप के 2 लोग अब तक मारे जा चुके हैं,
बैंक रॉबरी किसने की इसका भी पता नहीं चला है। तो अब तक ये 2 की 2 मिस्ट्री पुलिस अब तक नहीं सुलझा पाई है। इसी बीच पुलिस को एक कॉल आता है। वो व्यक्ति 55 साल का था और वो कहता है कि मेरे यहाँ एक डीप फ्रिज है और उसमें एक लाश पड़ी हुई है। अब पुलिस उस जगह पहुंचती है और उस डीप फ्रिज से बड़ी ही मुश्किल से उस लाश को निकालती है। अब क्योंकि वो जो गैराज था जिस जगह पे ये डीप फ्रिज था और उसमें लाश मिली थी, ये रास्टन नाम के व्यक्ति का था। रास्टन को पुलिस पकड़ती है और सीधे पुलिस स्टेशन में ले जाती है और उससे पूछती है कि ये लाश तुम्हारे गैराज में कैसे आई और वो डीप फ्रिज भी तुम्हारा ही था, तो क्या तुमने इसका मर्डर किया है? रास्टन कहता है कि मैंने इसका मर्डर नहीं किया है। एक लेडी है जिसका नाम है मैकजोरी आर्मस्ट्रांग। हम दोनों ने 15 साल तक तो डेट किया, उसके बाद हम दोनों बीच में अलग हो गए उसके, क्योंकि और भी बॉयफ्रेंड्स बन गए थे। ये लाश उसके ही एक बॉयफ्रेंड्स की है और उसी लेडी ने अपने इस बॉयफ्रेंड को मारा है। अब पुलिस इस लेडी को यानी आर्मस्ट्रांग को पकड़ती है और पुलिस स्टेशन में लेकर आती है। अब इसकी कहानी शुरू होती है। पता चलता है कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ये लेडी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा शातिर भी थी, लेकिन इसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी था। ये कभी सुबह कुछ और होती, शाम को कुछ और होती और दोपहर में कुछ और होती। जब पुलिस ने उससे पूछा कि क्या तुमने इस व्यक्ति को मारा है, तो उसने साफ मना कर दिया कि मैंने इसे नहीं मारा, इसको रॉस्टन ने मारा है। रॉस्टन जो कि मेरा पहले बॉयफ्रेंड था और ये इससे चिढ़ता था, इस वजह से इसने इसको मार दिया। लेकिन पुलिस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले थे आर्मस्ट्रांग के खिलाफ, जिस वजह से साफ साफ पता चल रहा था कि आर्मस्ट्रांग ने ही इसको मारा है। अब पुलिस जब आर्मस्ट्रांग के बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनको पता चलता है कि इसकी लाइफ में 5 ऐसे लोग आए जिनकी अलग अलग परिस्थितियों में मौत हो गई, जिनमें से एक तो उसका पति था और 4 बॉयफ्रेंड। और ये हर बार केवल इस वजह से बच जाती थी क्योंकि अदालत इसकी मानसिक स्थिति को देखकर इसको छोड़ देती थी। पुलिस आर्मस्ट्रांग को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन कॉलर बॉम्ब की कहानी अब भी वही की वही है। उसमें ना तो कोई क्लू मिल रहा है। पुलिस ने बहुत कोशिश करी, लेकिन उस गुत्थी को वो सुलझा ही नहीं पा रहे थे। इस तरह से करीब 2 साल बीत जाते हैं। 2003 में एक केस हुआ था और अब 2005 में अचानक से एक पुलिस वाले को एक कॉल आता है और जो कॉल में व्यक्ति होता है वो ये बताता है कि मेरे पास एक क्लू है उस कॉलर बॉम्ब वाले केस के लिए। FBI उस व्यक्ति से पूछती है कि तुम्हारे पास क्या क्लू है, तो वो बताता है कि कॉलर बॉम्ब की जो मास्टरमाइंड है वो आर्मस्ट्रांग है। और एक नाम और लेता है, केनेथ मांस। केनेथ मांस एक टीवी को रिपेयर करने का एक्सपर्ट था और वो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ही काम को किया करता था। वो कहता है कि केनेथ ने ही ये पूरी की पूरी प्लानिंग बनाई थी आर्मस्ट्रांग के साथ मिलकर, और ये बॉम्ब भी केनेथ ने ही बनाया था। इस बीच एक कहानी और निकल कर आई। जो आर्मस्ट्रांग थी वह अपने पिता का कत्ल करवाना चाहती थी केनेथ से, तो केनेथ ने उससे ज्यादा पैसे मांगे। फिर इस बैंक की रॉबरी की एक प्लानिंग बनाई गई और इसमें ब्रायन विल्स को भी शामिल किया गया और उस बॉयफ्रेंड को भी शामिल किया गया जिसकी लाश उस डीप फ्रीजर में मिली थी। जिस व्यक्ति की लाश मिली उसका नाम रॉडन था। रॉडन को जब ये बात पता लगी कि ये ऐसे ऐसे करके प्लान कर रहे हैं बैंक में रॉबरी करने का, तो उसने कहा कि मैं इस बात का खुलासा कर दूंगा। इसी बात को सुनकर आर्मस्ट्रांग ने उसे जान से मार दिया और उसकी लाश को डीप फ्रीजर में रखवा दिया अपने एक्स बॉयफ्रेंड के यहाँ। अब FBI ने ये सारी बात आर्मस्ट्रांग को बताई कि हमें पता लग गया है कि वो जो मास्टरमाइंड था उस बैंक रॉबरी का वो तुम ही थी। लेकिन आर्मस्ट्रांग ने इस बात को बिल्कुल भी नहीं माना और उसने इस बात को नकार दिया। FBI ने अब इस चीज की इन्वेस्टिगेशन की और जब इन्वेस्टिगेशन में उसको 2 से 3 ऐसे सबूत मिले जिसने इस बात को कोर्ट में साबित कर दिया कि आर्मस्ट्रांग सी उस बैंक रॉबरी की मास्टरमाइंड थी। अब ये केस कोर्ट में चला और लगभग 2006 में कोर्ट ने अपना फैसला दिया और लगभग इन सभी लोगों को जो इसमें शामिल थे और जिंदा बचे हुए थे उनको उम्र कैद की सजा दी। तो ये थी कॉलर बॉम्ब की पूरी स्टोरी। आपको स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।